आज दुनिया भर में दहशत का माहौल है। वेस्टर्न मीडिया की माने तो ईरान ने वो काम कर दिया है जिससे वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना बहुत ज्यादा अब हो जाती है। ईरान की एक गलती ने पूरे दुनिया को संकट में अब डाल दिया है। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स की माने तो ये सारी गलती ईरान की है। उसे अग्रसर होने की क्या जरूरत थी? गाजा, लेबनान, यमन की तरह वो भी चुपचाप इजराइल की बमबारी थोड़ा सह लेता और फिर रोते रोते अमेरिका के पास जाता और एक न्यूक्लियर डील साइन कर लेता, अपने न्यूक्लियर एंबिशंस को खत्म कर देता। लेकिन उसकी हिमाकत तो देखो, इजराइल के बड़े सर्जिकल स्ट्राइक राइजिंग लायन के बाद ईरान चुप ना बैठा। उसने ईरान हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस का नारा लगाया और नारा लगाकर 350 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए 3 दिनों में इजराइल की तरफ, जिसमें से कई हाइपरसोनिक मिसाइल्स थे। वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो इजराइल के प्रसिद्ध आयरन डोम को चीरते हुए इजराइल के शहरों और उनके पोर्ट्स पर जा गिरे। कम से कम 24 लोगों की मारे जाने की खबर है इजराइल में। लाखों इजरायली शायद पहली बार अपनी रातें बंकर्स में बिता रहे हैं। इजरायली इसको पहली बार यह समझ में आ रहा है कि दूसरे देशों पर बमबारी करने का अंजाम यह भी हो सकता है कि कभी कभी वो दूसरे देश भी तुम्हारे ऊपर बम बरसा सकते हैं। हर देश गाजा नहीं होता जहां तंबू के ऊपर बॉम्ब्स गिराकर आप अपने आप को चैड समझ लो। जब हमास के नाम पर गाजा को समतल किया जा रहा था तब भी यही बात कही गई थी इजराइल द्वारा कि अगर तुम मरना नहीं चाहते थे, गाजा में रॉकेट्स की बारिश नहीं देखना चाहते थे, तो अक्टूबर 7 को क्यों अटैक किया? अब भुगतो। अब ईरान भी तो यही बात कह रहा है कि भाई आपने हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया, हमारे टॉप साइंटिस्ट को मार दिया, हमारे टॉप जनरल्स को सफाया कर दिया, तो वापस में हम तो हमला करेंगे। लेकिन इजराइल के लिए ये आउट ऑफ द सिलेबस रिस्पॉन्स है। अब उन्हें तकलीफ हो रही है। इनफैक्ट अमेरिका में इस बात का मातम शोक बनाया जा रहा है कि 24 जाने गई हैं इजराइल में। पिछले 3 दिनों में इजराइल ने ईरान में तबाही मचा दी, 406 जान गई, वहां तबाह कर दिया, लोगों को ढेर कर दिया। ये खास बात नहीं है और उनमें ज्यादातर लोग सिविलियंस थे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछले 20 महीनों में गाजा में 55,000 लोगों को मार दिया गया, जिसमें 15,000 बच्चे हैं। ये बात भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और ना ये बात इंपॉर्टेंट है कि आज गाजा में बेसिक खाना, बेसिक एड तक नहीं पहुंच पा रहा है, वहां ब्लॉकेड है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 24 जाने गई हैं इजराइल में और इसका तो बदला लेना होगा ईरान के साथ, चाहे यूएसए, यूके, तमाम उनकी आर्मीज को भी लगा देना पड़ेगा इस काम में, इस जद्दोजहद में। वेस्ट के बयान अगर आप देखो तो उससे भी यही लगता है, यही मानो कि इजराइल पर होलोकास्ट पार्ट 2 हो रहा है, इजराइल के ऊपर सारा बुरा काम हो रहा है, इजराइल ही असली विक्टिम है इस पूरे युद्ध में। इन्हीं हरकतों और इन्हीं बयानबाजी के वजह से ये जो वेस्ट का ये जो लीचड़पना है, ये जो हिपोक्रेसी है, वो पूरे दुनिया को अब नजर आ रहा है। पहले ये लीचड़पना थोड़ा सा छिपा हुआ करता था, हिपोक्रेसी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हुआ करता था, लेकिन इस युद्ध में यह बात साफ हो गई है कि भैया जनता के पास भी कोई डाउट नहीं है कि वेस्ट का ये जो चोगा था, ये जो मॉरल हाई ग्राउंड था, डेमोक्रेसी के प्रति ये जो फर्जी कमिटमेंट था, ये जो झूठ, ये जो फरेब, ये जो हिपोक्रेसी का ये जो चोगा पहने हुए थे, अब ये दुनिया को दिख चुका है कि कितना फेक था। समझाता हूं कैसे। शुरू करने से पहले यह बात साफ कर दिया जाए कि टीम देशभक्त किसके साथ स्टैंड करती है। आजकल आई स्टैंड विथ बहुत फैशनेबल हो गया है, बोलना बहुत जरूरी हो गया है। भाई तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन वी स्टैंड विद इंडिया, आवर कंट्री एंड हर कॉन्स्टिट्यूशन। वी ऑल्सो स्टैंड विद द पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन पैलेस्टाइन, इजराइल एंड ईरान। नंबर 1, ईरान के साथ हमारे संबंध बहुत पुराने हैं और इस युद्ध को रोकने के लिए बातचीत करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में एक 2 स्टेट सोल्यूशन निकलना जरूरी है, सिंस बोथ have the right to exist। ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, ये भारत का नेहरू से लेकर मोदी कार्यकाल तक यही हमारा स्टैंड रहा है एंड दिस इज अ वेरी वेरी कमेंडेबल स्टैंड जिसके साथ हम अग्री करते हैं। सो देशभक्त डजंट स्टैंड विद ईरान, जहां आयतुल्लाह खमीनी के राज में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को और बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां डेमोक्रेसी तो छोड़ो, हिजाब ठीक से ना पहनने के लिए माशा अमीन जैसे लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो उसके साथ तो हम स्टैंड नहीं कर सकते। We certainly don't stand with Israel either, जिसने खुलेआम गाजा में जेनोसाइड को अंजाम दिया है, बच्चों तक को बख्शा नहीं है, उन्हें भी हमास का टेररिस्ट करार दे दिया है। पता नहीं हमारे देश में विविड प्रोएस जैसे ऐसे लोग कैसे जन्म लेते हैं, कैसे जीवित हैं। अपने देश को लेकर इतना कॉम्प्लेक्स, इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अपने बिहार से इतनी घृणा है कि इजराइल में रहने का ढोंग, इजराइल को सपोर्ट करने का ढोंग रचाया जाता है सोशल मीडिया पर। इजराइल भी हमारे सोशल मीडिया योद्धाओं को देखकर कहती है, अरे भाई इतना भी मत चाटो यार, छोड़ दो हमें। आई स्टैंड बाय
किसी ने नहीं मांगा है। इजराइल भी कहता है भाई अगर आई स्टैंड मांगना है तो अमेरिका है ना स्टैंड करने के लिए हमारे साथ, तुम अपना बिहार संभाल लो, वही काफी है। वैसे इजराइल ईरान के बीच में क्या प्रॉब्लम है, क्या हिस्ट्री है, हु इज राइट हु इज रॉन्ग, हिस्टोरिकली क्या पर्सपेक्टिव है, वो हमने पहले एपिसोड में ऑलरेडी आपको बता दिया है। बाकी आज के एपिसोड में फोकस इसी बात पर रहेगा कि ये जो वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड है वो किस तरीके से बाहर आ गया है। एंड द अल्टीमेट लूजर ऑफ दिस वॉर इज नॉट इजराइल, इज नॉट ईरान, इट इज द वेस्ट। मिलिए इजराइल के राष्ट्रपति से, बहुत चिंतित हैं आजकल कि कैसे इजराइल के बच्चे, बुजुर्ग, जूस, मुस्लिम, इजरायली एंड पैलेस्टीनियन सबको टारगेट किया जा रहा है बाय द विकेड ईरान। और क्यों ईरान के इस आतंक को, उसके न्यूक्लियर थ्रेट को रोकने की दरकार है। इस भावुक पोस्ट को पढ़ के गाजा में पैलेस्टीनियंस भी सोच रहे होंगे कि भाई ये तुम्हारा ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये जो ह्यूमैनिटी है, ये तब गब गायब हो गया था जब तुम्हारी सरकार हमें दिन, हमें रात और उसके बीच में हर घंटे में मार रही थी, हमारा कत्ल कर रही थी। ये है एलोन लेवी, फॉर्मर स्पोक्सपर्सन फॉर इजराइल। महीनों से इजराइल का गाजा जेनोसाइड को वो डिफेंड करते आए हैं, इंटरनेशनल मीडिया में ऊंची ऊंची बातें करते आए हैं कि सब लोग यहां हमास हैं, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, मरे तो मरे। आज इन्हें इजरायली सिविलियन कैजुअलिटीज खतरनाक लगने लगी है। इनको शॉक लग रहा है कि सिविलियंस को कैसे टारगेट किया जा रहा है। पुलिस स्पोक्सपर्सन का रिएक्शन देखिए, ईरान ने कर कैसे ऐसे दिया, सिविलियंस के घरों पर आप बम कैसे गिरा सकते हो, ये तो उनकी कल्पना से भी परे है। This is the result of the latest barrage of rockets fired at our residential communities by Iran. It's continuing the pattern as we're seeing. Each and every one of these scenes are targeting residential communities, civilians in their homes. क्या एक देश के लिए जो यही काम रोज करता आया है, महीनों से करता आया है, इतना शॉकिंग लगना चाहिए? भाई 20 महीनों से गाजा के सिविलियंस के ऊपर फूल तो तुम बरसा नहीं रहे थे, अब यहां तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम इतना आग बबूला और इतना शॉक्ड हो रहे हो। यह सब कुछ देखकर गाजा में भी 55,000 मरे हुए लोगों, उनकी आत्माएं भी सोच रही होंगी, आर यू कॉमेडी मी? और यह तो कॉमेडी की बस शुरुआत है। दुनिया को अपना दुखड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए प्रसिद्ध IDF, जो वैसे तो कहता है वो दुश्मन को 1000 मील दूर से ही खत्म कर सकता है, एडिटर, खिड़की से मिसाइल भी आ सकता है यहां, वो पावरफुल IDF फेक वीडियोस का सहारा लेकर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल पर खतरा है, हमला तो इजराइल पर हो रहा है, विक्टिम इजराइल है, ईरान मेन विलेन है और वो बेचारा निहत्था विक्टिम ऑफ एग्रेशन है। भाई गजब फकीरी चल रही है। चलो मान लेते हैं, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मान लेते हैं, इजराइल हैज अ राइट टू एग्जिस्ट, इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। और इस राइट टू एग्जिस्ट एंड राइट टू डिफेंड इटसेल्फ के लिए आप सैकड़ों पैलेस्टीनियंस को मारना चाहते हो, मैं ये बात भी मान लेता हूं। हां, लेकिन एक बात बताओ, एक जनसंख्या को मारना क्या एंटरटेनमेंट हो सकता है? इज जेनोसाइड फन? आपने बोट टूर्स अलाउ किए हैं जो जाकर समुंदर से देख रहे हैं कि गाजा को किस तरीके से निस्तो नाबूद किया जा रहा है। यह डिज्नीलैंड, डिज्नी वर्ल्ड चल रहा है क्या? और यह मौत का मंजर देखकर लोग खुश हो रहे हैं। भाई मौत को इंजॉय करना तो नाजी रेजिम ने भी इतना नहीं किया होगा। अब इजराइल कहेगी नहीं नहीं, ये बोट टूर्स हमने नहीं कराए हैं, ये तो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, हम इस बात को इंडोर्स नहीं करते हैं। अच्छा, यहां भी आप इतने हेल्पलेस हो कि ये बोट टूर जा रहे हैं, मीडिया इसे कवर कर रही है, लेकिन आप कुछ ना कर पाए। आय हाय हाय, यू आर सो इनोसेंट। ठीक है, यू हैव अ राइट टू एग्जिस्ट, लेकिन मरते हुए पैलेस्टीनियंस का सोशल मीडिया पे इस तरीके से भद्दा मजाक बनाना क्या आपको मजबूत करता है एज अ सिविलाइजेशन, एज अ कंट्री? ये कैसा जंग आप लड़ रहे हो? ये कैसा मौत का नंगा नाच आप नाच रहे हो? और आज 2 मिसाइल आपके ऊपर गिर गए तो आगे पीछे सब गीली हो गई। अब आप इस बात को ट्रेजी कॉमेडी कह लो, लेकिन यूएन के इतिहास में सबसे ज्यादा वर्कर्स 2024 में मारे गए, 126 से ज्यादा तो गाजा में मारे गए। और इस बात का क्लियर रिकॉर्ड है कि इजराइल ने कैसे यूएन वर्कर्स को चुन चुनकर मारा भी है। यूएन की एक ना सुनी, यूएन बस कड़ी निंदा करते रह गया। लेकिन अब ईरान के 2 बम आपके ऊपर गिर गए हैं, 24 लोग मारे गए हैं। इजराइल को नानी नहीं, इजराइल को यूएन की याद आ रही है। कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल वेयर आर यू, कह रहा है यूएन, चीख चीख कर पूछा जा रहा है वेयर आर यू ऑन सोशल मीडिया। ऊपर से मानो आवाज आ रही हो कि यार तुम लोग ने तो हमको परमानेंट छुट्टी कर दी, ऊपर भेज दिया, अब हम तुम्हें बचाने के लिए कहां से आ सकते हैं? थोड़े दिनों में 2 साल हो जाएंगे गाजा जेनोसाइड शुरू हुए, लेकिन टीवी पर कितनी बार आपने पैलेस्टीनियंस को देखा होगा अपना दुख दर्द शेयर करते हुए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, मीडिया उन पर फोकस कर रहा है।
लेकिन पिछले 3 दिनों में आप देखोगे सारे वेस्टर्न नेटवर्क्स में यही स्टोरी चल रहा है कि कैसे तेल अवीव में डर का माहौल है, कैसे लोग शेल्टर में अपनी रातें बिता रहे हैं, अरे कितनी नाइंसाफी हो रही है इजराइल के साथ। ईरान से जो कुछ गिने चुने गेस्ट आते भी हैं टीवी पर, उन्हें ग्रिल किया जा रहा है कि भाई बताओ, हमें बताओ, पूरे दुनिया को बताओ, वर्ल्ड वांट्स टू नो कि कब ईरान निगोशिएटिंग टेबल पर आएगा, न्यूक्लियर डील साइन करेगा और यह युद्ध बंद होगा। News agency or your TV channel should know better. We were at the negotiating table. It was Trump that conspired with Netanyahu to attack Iran. ईरान तो निगोशिएटिंग टेबल पर था, लेकिन फिर यूएस और इजराइल ने सोचा आओ आज कुछ तूफानी करते हैं। अब हो सकता है उन्हें कुछ पता चल गया हो कि ईरान बस न्यूक्लियर बनने ही वाला है, उसके बाद क्रिटिकल मास होने ही वाला है, और टॉक्स के बीच में उन्होंने धावा बोल दिया। लेकिन अब यह बात बताओ कि किस तरीके से अमेरिका गेम खेल रहा है, तो फिर वेस्टर्न मीडिया बहुत दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है। उल्टा वेस्ट के बड़े बड़े पब्लिकेशंस दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल पर देखो हमला अब किया गया है, तो अब गाजा में बच्चे और भूखे मरेंगे, क्योंकि अब इजराइल पर हमला हो गया है, तो अब तो गाजा में सिचुएशन और वर्स हो जाएगा। और यह कि दुनिया में जूस के प्रति नफरत बढ़ रहा है। पता नहीं लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि नफरत बढ़ रहा है। ईरान इजराइल के बीच में जो युद्ध छिड़ी हुई है, उसके पीछे ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशन है, वो कोर मुद्दा है। अब चलो मान लेते हैं कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब से खतरा लगता है। आफ्टर ऑल इजराइल एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, हां, और ईरान कैसे हो सकता है रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर? आपको क्या लगता है इन दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी किसने साइन किया है? एटमॉस्फेरिक टेस्ट बैन ट्रीटी का पालन किसने किया है? आईए इंस्पेक्शंस किसके देश में हुए हैं? पूरी की पूरी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कौन से देश ने चुराई है? और यूएस के खिलाफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल का प्रयोग किसने किया है? इन सारी चीजों का अगर आप जवाब ढूंढेंगे, डिटेल में बैठेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है और कौन नहीं। और फिर सवाल आता है कि अगर इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है तो ईरान के पास क्यों नहीं हो सकता? अब ये बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं छोड़ दो, इतने मैथ्स में नहीं घुसते हैं, बहुत बड़ा सवाल है, हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए इसी सवाल को लेकर आपके ऊपर क्या गेम खेला जा रहा है, आपको कैसे चू बनाया जा रहा है न्यूक्लियर डेंजर के नाम पर। इजराइल की माने तो ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब के बहुत करीब है, 30 सालों से बहुत करीब है, मजाक नहीं कर रहा हूं। एडिटर रोल द बाइट। Take Iran about 12 months to enrich enough nuclear material for a single nuclear weapon. Iran is potentially just months away or less from nuclear breakpoint. Iran is 2 months away from a nuclear weapon? Iran could be less than a month away from building a nuclear weapon. Saying that Iran is just months away from making a nuclear bomb. The terrorist states of Iran and Iraq acquire nuclear weapons. And this, I think, has been a wake-up call from hell. It is telling us, you have the power now to act. ये ईरान ऑलमोस्ट हैज अ बॉम्ब वाली बात इतनी पुरानी हो चुकी है कि सोशल मीडिया पर अब बीबीसी जैसे विशाल ग्लोबल इंपार्शियल पब्लिकेशंस को फैक्ट चेक किया जा रहा है। कितने शर्म की बात है बीबीसी के लिए। वो बीबीसी जिसे अपनी रेप्यूटेशन से ज्यादा और कुछ ज्यादा प्यारी नहीं है, आज इजराइल के गोदी में जाकर बैठ गई है। सेंटर फॉर मीडिया मॉनिटरिंग ने हाल ही में 1 साल लंबा बीबीसी के कवरेज को स्टडी किया। ये इजराइल्स वॉर ऑन गाजा को स्टडी किया, किस तरीके से इस वॉर को कवर किया है बीबीसी ने, और उन्हें एक पैटर्न दिखा बायस का, डबल स्टैंडर्ड का, साइलेंसिंग ऑफ पैलेस्टीनियन वॉइसेस का। 34x पैलेस्टीनियन मौतें हुई हैं, इस पर कोई डिबेट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने रिसर्च में यह पाया कि इजराइल जो फिटैलिटीज हैं उन्हें 33x मोर कवरेज मिलता है वर्सेस अ पैलेस्टीनियन डेथ। यह है वैल्यू ऑफ लाइफ, यह है वेस्ट की हिपोक्रेसी। ये इंटरनेशनल गोदी मीडिया आज तबाह हुए इजरायली घर इस तरीके से दिखाते हैं जैसे आहा इजराइल ने तो ये काम किया ही नहीं कभी, ये काम गाजा में भी नहीं किया है, ये काम लेबनान भी नहीं किया है, सिर्फ इजराइल के साथ इतना बुरा हो रहा है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि यही इंटरनेशनल मीडिया बड़े गर्व के साथ हमें यह दिखाती है कि कैसे 1000 प्लस किलोमीटर दूर इजराइल ने ईरानी जनरल्स और साइंटिस्ट को उनके घर में नहीं, उनके बेडरूम में घुसकर मारा है प्रिसिशन स्ट्राइक प्रो मैक्स। तो फिर सवाल यह आता है कि गाजा को पूरी तरीके से जब आप समतल कर रहे थे, पूरे देश को तबाह कर रहे थे, तब ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स कहां चले गए आपके? हमास का क्या आपको सच्ची में एकदम पता नहीं था, या फिर मस्ती में मजे में आपको जेनोसाइड करना था, आपने कर दिया हमास का नाम लेकर। प्रिसिशन स्ट्राइक्स एबिलिटी थी आपके पास, लेकिन आपको प्रिसिशन स्ट्राइक करना नहीं था, करना आपको जेनोसाइड था। और नोटिस करना, इंटरनेशनल मीडिया इजराइल में अलाउड है क्योंकि वहां तो ईरान बम गिरा रहा है ना, वहां तो वो विक्टिम है, मिसाइल्स गिर रहे हैं, लेकिन वही गाजा में इंटरनेशनल मीडिया अलाउड नहीं है। क्यों? क्या ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया है या ऑलमोस्ट आ गया है?
पता नहीं, क्या ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आने से पूरे मिडिल ईस्ट का बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा? शायद। क्या ईरान को न्यूक्लियर डील के जरिए न्यूक्लियर डिसआर्म करने की जरूरत है? हो सकता है, बातचीत करिए, डील निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर रिजीम चेंज कैसे करोगे? अटैक कैसे करोगे? यह वेस्ट का पुराना फॉर्मूला है, न्यूक्लियर वेपन, केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, उसका खतरा दिखा दो और फिर असली काम करो, सत्ता पलट करने का। 2003 इराक, सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इन्वेड। 2011 गद्दाफी को हटाना होगा, रीजनल स्टेबिलिटी का मामला है, हमला। 2013 सीरिया, असाद केमिकल वेपन्स बस इस्तेमाल करने ही वाला है, अटैक। उसी तरीके से न्यूक्लियर वेपन का ये अब झुंझुना बजाया जा रहा है ईरान का सत्ता पलट करने के लिए। ये कितना सही है, ये कितना गलत है, मैं आप पर छोड़ देता हूं। ईरान ने पहले भी न्यूक्लियर डील किया था, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को बंद किया था, लेकिन फिर ट्रंप सरकार के ही पहले कार्यकाल में यूएस ने अपने आप को उस डील से बाहर निकाल लिया, डील को तोड़ दिया। अब एक और डील होने के पहले इजराइल ने अटैक कर दिया है और ट्रंप के हाथ से एक और मौका निकल गया एक न्यूक्लियर डील करने का, अपने आप को एक शांति दूत बनाने का। इजराइल लगता है आज अमेरिका की भी बात नहीं सुनता है, लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि उन्हें पीस चाहिए। लेकिन पीस किस कीमत पर चाहिए भाई? गाजा निगोशिएटर्स को आपने मार दिया, ईरान के निगोशिएटर्स को आपने मार दिया, ईरान, लेबनान, सीरिया, गाजा पर आप बॉम्ब गिरा रहे हो, फिर बोल रहे हो आई वांट पीस। अमेरिका में भी अब इस बात पर खुलेआम चर्चा होने लगी है फाइनली, इतने दिनों बाद, कि इजराइल को हम कंट्रोल कर रहे हैं या इजराइल अमेरिका को कंट्रोल कर रहा है। लोगों की हालत टाइट है, वेलफेयर मिल नहीं रही है, जॉब्स कम हो रहे हैं, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर हम हर साल इजराइल को दे रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि अब लोगों को समझ में आ रहा है कि अमेरिका के जो नेता है, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, सब कंट्रोल में आते हैं इजराइल के अंडर। तो इजराइल को कौन कंट्रोल कर रहा है, यूएस को कौन कंट्रोल कर रहा है, लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अब आगे जाकर यह थोड़ा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर सबने अपना ठंडा दिमाग नहीं रखा, लेकिन कुछ चीजें सर्टेन है। ईरान ने इजराइल को एक्सपोज किया है, इजराइल अपने बूते पर एक वॉर यहां ईरान के साथ नहीं जीत सकता है। अब पॉपो अमेरिका को गुहार लगाई जा रही है। ईरान को जो सोचा गया था कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करके क्रिपल कर दोगे, वो नहीं हो पाया है। जनरल्स चले गए, साइंटिस्ट चले गए, लेकिन उनके पास बैलिस्टिक लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज हैं और भी स्टॉकपाइल हैं। ये वॉर अभी खिंच सकता है। और ईरान ने यह भी दिखाया है कि वो इतनी आसानी से बैक डाउन नहीं करेगा। उसने कोई सीजफायर की बात अभी तक नहीं की है। और अगर न्यूक्लियर डील की सोच रहे थे ट्रंप अंकल, तो वो तो भूल जाओ, अभी तो वो ठंडे बस्ते पर गया। लेकिन सबसे बड़ा आउटकम इस युद्ध का यह हुआ है कि जो रॉटन हिपोक्रेसी थी वेस्ट की, कि एक तरफ आप गाजा को भूल जाओ तो दूसरी तरफ 24 जाने गई हैं, उसके पीछे त्राही त्राही करो, वो अब साफ दिख गया है कि कौन विक्टिम प्ले करता है और कौन एक्चुअली अग्रेसर है। और ये वेस्ट के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी हेजेमनी को, उसकी बात को, उसके मॉरल स्टैंड को अब कोई मानने वाला नहीं होगा। और ये वर्ल्ड पीस के लिए और प्रोस्पेरिटी के लिए अच्छी खबर नहीं है।